हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लीगल रिसर्चर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सेकंड जनरल डिफेंस प्लेंटिफ दी रॉन्ग डूअर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, एक लीगल मैगजीन होता है एक्स टर्पी कॉजा नन ओराइटर एक्टिव, जिसका मतलब होता है फ्रॉम एनी मोरल कॉज नो एक्शन अराइजेज। इसका मतलब प्लेंटिफ लीगल रिलीफ और डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकता है अगर क्लेम इलीगल या इमोरल एक्ट पर बेस्ड है। जैसे कोई पर्सन क्राइम में इन्वॉल्व होने के दौरान अगर हार्म या इंजर्ड होता है तो वो उसके लिए लीगल रिलीफ या डैमेजेज क्लेम नहीं कर सकता है। इस फ्रेंड्स, इस जो लीगल मैगजीम है या डॉक्ट्रिन है, इसका रैशनल पब्लिक पॉलिसी पर बेस्ड है, जिसका एम है कि कोई भी पर्सन अपने रॉन्गफुल एक्ट के थ्रू प्रॉफिट गेन न कर पाए या प्रॉफिट किसी भी प्रकार से रिसीव न करे। इसलिए फ्रेंड्स, इस डॉक्ट्रिन का एक और ये भी इस डॉक्ट्रिन के थ्रू ये भी इंश्योर होता है कि कोई भी लीगल सिस्टम किसी रॉन्गफुल एक्ट को कंडोन या रिवार्ड ना करे। इसलिए कोर्ट भी फ्रेंड्स ये कहती है कि whenever any person is coming to the court, he should always he or she should always come to the court with a clean hands. If he himself indulge in any wrong, how can he come to the court for action? फ्रेंड्स, एग्जाम्पल के लिए कॉन्ट्रैक्ट के केस में यदि प्लेंटिफ ने अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट किया है, अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट किया है, तो डिफेंडेंट के अगेंस्ट राइट क्लेम नहीं कर सकता है और इसके लिए वो किसी सूट में सक्सीड नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका जो एक्शन लाने का बेस है वो बेस ही उसका अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि अपने आप में इलीगल तो है और इमोरल भी है, इलीगल भी है, इमोरल भी है। हालांकि फ्रेंड्स, टॉर्ट के केस में पोलक, विनफील्ड और सालमंड के अकॉर्डिंग डिफेंडेंट ये डिफेंस लेके कि प्लेंटिफ खुद ही रॉन्ग डूअर है, अपने लायबिलिटी से बच नहीं सकता है टॉर्ट के केसेस में। ये पोलक का, विनफील्ड और सालमंड का मानना है, क्योंकि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर होने से जो डिफेंडेंट ने जो रॉन्गफुल एक्ट है वो खत्म नहीं हो जाता है। डिफेंडेंट का रॉन्गफुल एक्ट के लिए प्लेंटिफ कंपनसेशन या डैमेजेज क्लेम कर सकता है। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, अगर कोई ट्रेसपासर आपके प्रीमाइसेस में इंटर करता है तो आप उसको अननेसेसरीली इंजरी इन्फ्लिक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके द्वारा ऐसा इंजरी इन्फ्लिक्ट किया जाता है तो ट्रेसपासर के अगेंस्ट, ट्रेसपासर की वजह से जो इंजरी आपको हुई उसके लिए तो ट्रेसपासर लायबल है, लेकिन ट्रेसपासर को जो इंजरी आपने सस्टेन करवा दिया या इन्फ्लिक्ट कर दिया, उस इंजरी के लिए ट्रेसपासर भी आपके ऊपर डैमेजेस क्लेम कर सकता है। फ्रेंड्स, एक केस भी है यहाँ पे, बर्ड वर्सेस हॉलब्रुक का केस। इस केस में फ्रेंड्स, इस केस में फ्रेंड्स प्लेंटिफ जो कि एक ट्रेसपासर रहता है उसको कंपनसेशन क्लेम करने का इंटाइटल्ड माना गया जब वो डिफेंडेंट के लैंड में ट्रेसपास करता है, जो कि जहाँ पे गार्डन में वो ट्रेसपास करता है, गार्डन में स्प्रिंग गन लगा होता है और उससे उसको इंजरी हो जाती है। उस स्प्रिंग गन के बारे में कोई नोटिस गार्डन में कहीं पे नहीं लगा हुआ था, तो इस केस में ट्रेसपासर होने के बावजूद प्लेंटिफ जो है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए इंटाइटल्ड था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि सर फ्रेडरिक पोलक ने सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार यदि प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है तो वो टॉर्ट में रिकवर करने के लिए डिसेबल्ड नहीं है, तो वो टॉर्ट में रिकवर करने के लिए पूरी तरह से डिसेबल्ड नहीं है। कब तक? जब तक कि उसके अनलॉफुल एक्ट या कंडक्ट उसके हार्म सफर्ड से
सेम ट्रांजैक्शन में कनेक्टेड है। एक बार फिर से इसको ध्यान से सुनिए। सर फ्रेडरिक पोलक के अनुसार जब प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है तो टॉर्ट के केसेस में वो रिकवर डैमेजेस रिकवर के लिए डिसेबल्ड नहीं है जब तक कि उसके रॉन्गफुल एक्ट या कंडक्ट उसके हार्म सफर्ड से सेम ट्रांजैक्शन में कनेक्टेड है। मतलब इस प्रकार से कनेक्टेड है कि हार्म जो है उसका हार्म का जो हुआ वो उसी के रॉन्गफुल एक्ट पे डिपेंड करता है। फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखना जरूरी है कि प्लेंटिफ के रॉन्गफुल एक्ट और हार्म सफर्ड में क्या कनेक्शन है। यदि उसका खुद का एक्ट ही हार्म का कारण है तो कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं होगा, कोई राइट नहीं मिलेगा उसको। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे एक ही बार में समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। और हमेशा इस एग्जाम्पल को कहीं भी जब भी प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर आए एग्जाम्पल को कोट कर दीजिए, उसके बाद कुछ डिस्कशन करने के लिए बचेगा नहीं। देखिए फ्रेंड्स, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि एक ब्रिज है, एक पुल है जो डिफेंडेंट के कंट्रोल में है और वहां से प्लेंटिफ अपना एक ओवरलोडेड ट्रक को पार करवा रहा होता है और उस समय पुल गिर जाता है। तो यदि ओवरलोडेड ट्रक के रिगार्डिंग वार्निंग नोटिस पहले से हो और ट्रक प्रॉपर लोड होता तो पुल नहीं गिरा होता, वैसे स्थिति में प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। फिर से सुनिएगा, कंडीशन नंबर 1 ये है कि ओवरलोड ट्रक के रिगार्डिंग पहले से वार्निंग हो, प्रॉपर वार्निंग हो और यदि प्रॉपर लोडेड ट्रक होता तो पुल नहीं गिरता। तो वैसे केस में प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है क्योंकि प्लेंटिफ का रॉन्गफुल एक्ट ही डिटरमाइनिंग फैक्टर है उसके हार्म का। प्लेंटिफ के रॉन्गफुल एक्ट ही को एक्सीडेंट का कारण है। तो इस केस में प्लेंटिफ के पास कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है। सेकंड कंडीशन, यदि पुल मान लीजिए बहुत जर्जर स्थिति में हो या उसका जो मेंटेनेंस है वो सही से नहीं हुआ हो और प्रॉपर लोडेड ट्रक यदि प्रॉपर लोडेड ट्रक होता तो भी वो पुल गिर जाता, तो वैसे केस में प्लेंटिफ एक्शन लाने के लिए इंटाइटल्ड हो जाता है। वैसे केस में प्लेंटिफ फिर एक्शन ला सकता है। क्योंकि इस केस में क्यों ला सकता है, क्योंकि जो उसका डिफेंडेंट का एक्ट है उससे वो डिटरमाइनिंग फैक्टर है हार्म का। खुद का प्लेंटिफ ने इस बार भी ओवरलोडेड ट्रक ही लाया था, लेकिन इस बार उसका जो रॉन्गफुल एक्ट है और जो हार्म उसको सफर्ड हुआ वो डिपेंडेंट नहीं है एक दूसरे से। वो रॉन्गफुल एक्ट डिफेंडेंट का था और डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट से प्लेंटिफ को हार्म हुआ। फ्रेंड्स, अब आइए एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखते हैं। सपोज कीजिए कि ए और बी दो पर्सन किसी बर्गलरी के इंटेंशन से किसी प्रीमाइसेस में इंटर करने के लिए जा रहे होते हैं। अंदर जाने के पहले ही बी जो होता है ए के पॉकेट से ही घड़ी चुरा लेता है। तो इस केस में आप बताइए कि क्या ए बी के ऊपर सू कर सकता है कि नहीं। फ्रेंड्स, बेसिकली ये जो सिनेरियो है ये एक इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज करता है कि क्या एक पर्सन जो क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है एक्म्प्लिस के रूप में, क्या वो टॉर्ट के लिए लीगल रेमेडी सीख कर सकता है। क्या ए बी को थेफ्ट ऑफ वॉच के लिए सू कर सकता है बावजूद इसके कि दोनों का बर्गलरी के लिए ज्वाइंट क्रिमिनल इंटेंट था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ए बी को टॉर्ट के लिए लायबल कर सकता है अगर ए बी को पहले प्रोसिक्यूट करता है। तो इसका रीजनिंग फ्रेंड्स यही है कि थेफ्ट बर्गलरी से अनरिलेटेड है, इसलिए ए के थेफ्ट के अगेंस्ट लीगल रेमेडी का राइट उसके बर्गलरी के क्रिमिनल इंटेंट की वजह से अफेक्टेड नहीं होता है। बेसिकली इसेंस क्या है कि इवन इफ individuals are engaged in joint criminal liability they can still have legal claim
against each other for separate wrongs committed during that time. इसलिए फ्रेंड्स, यदि प्लेंटिफ का रॉन्ग उसको हुए हार्म से इंडिपेंडेंट है या सेम ट्रांजैक्शन में कनेक्टेड नहीं है, तो डिफेंडेंट ये प्ली नहीं ले सकता है कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है और वो अपने लाइबिलिटी से, डिफेंडेंट अपने लाइबिलिटी से स्केप नहीं कर सकता है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा छोटा सा डिस्कशन प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर के ऊपर। अगर हम फाइनली इसको कंक्लूड करें तो पहला पॉइंट ये कि प्लेंटिफ रॉन्ग डूअर है केवल इसी वजह से वो डिसइंटाइटल्ड नहीं है डिफेंडेंट के अगेंस्ट एक्शन लाने के, यदि डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से प्लेंटिफ को कोई लॉस हुआ है तो। और सेकंड पॉइंट ये, प्लेंटिफ एक्शन तब ला सकता है जब उसका रॉन्गफुल एक्ट और उसको हुए हार्म में कोई कनेक्शन नहीं है, सेम ट्रांजैक्शन में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन अगर उसके रॉन्गफुल एक्ट, प्लेंटिफ के रॉन्गफुल एक्ट और उसका हार्म एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता है, उसके पास कोई राइट नहीं है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनएविटेबल एक्सीडेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू द वीडियोस।